हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका तैयारी वर्ल्ड के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, मेरा नाम राकेश कुमार है। मैं ज्योग्राफी सीरीज में क्लाइमेटोलॉजी का अध्ययन हम लोग कर रहे हैं। क्लाइमेटोलॉजी की शुरुआत हमने किया पिछले कुछ दिनों से। क्लाइमेटोलॉजी में हमने कई टॉपिक को कवर कर लिया है, जैसे कि स्टार्टिंग की बात करें, हमने सूर्य तप पढ़ा है। सूर्य तप के बाद तापमान को पढ़ा है। आगे हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? वायुदाब के बारे में। अब यहाँ पे वायुदाब के बारे में पढ़ने वाले हैं। वायुदाब के अलावा वायुदाब को जो प्रभावित करने वाले कारक हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। और इन्हीं कारकों में एक कारक है कोरियालिस बल, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है। कोरियालिस बल के अलावा अब केंद्रीय बल के बारे में पढ़ेंगे। अब केंद्रीय बल वायुदाब को कैसे प्रभावित करता है, इन सब के बारे में हम डीप स्टडी करने वाले हैं। तो दोस्तों, जुड़े रहिए हमसे, बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। और आप अपने साथ साथ अपने दोस्तों के पास शेयर करिए, जिससे वो भी लाभ उठा पाए। हम बात करते हैं, डेफिनेशन से स्टार्ट कर रहे हैं वायुदाब के बारे में। दोस्तों, वायुदाब होता क्या है? डेफिनेशन पे हम आते हैं। वायुदाब होता क्या है कि किसी स्थान के, कह सकते हैं कोई स्थान है, किसी स्थान के एकांक क्षेत्रफल पर आरोपित वायुमंडलीय स्तंभ के भार को वायुदाब कहते हैं। बात क्लियर हुई? किसी स्थान के एकांक क्षेत्रफल पर आरोपित वायुमंडलीय स्तंभ के भार को वायुदाब कहते हैं। फ्रेंड्स, अगर डेफिनेशन अगर आपकी क्लियर हो गई है तो वायुदाब की कहानी लगभग क्लियर हो गई। कैसे, हम बात करते हैं। यहाँ पे कहा गया किसी स्थान के एकांक क्षेत्रफल पर आरोपित। एकांक क्षेत्रफल का मतलब ये हुआ, आपने पिछली कक्षा में देखा था जब वायुमंडल की संरचना आप पढ़ रहे थे, तो वहां पे पढ़ा था क्या, ये अर्थ है आपका, ये आपका अर्थ है। अर्थ से ऊपर पहली परत जो आपको मिला था वो क्या था? क्षोभ मंडल ही था। क्या था? क्षोभ मंडल यानी ट्रोपोस्फियर। बात क्लियर है? आपने ट्रोपोस्फियर से जैसे हम ऊपर बढ़ना शुरू किए थे, हमने बताया था यहाँ पे ताप, दाब, घनत्व, श्यानता इत्यादि में कमी हो रही, बढ़ क्या रहा था? सिर्फ पवन के वेग में वृद्धि हो रही थी। वो होने के पीछे कारण क्या था? ट्रोपोपाज पर जेट स्ट्रीम बहती है ना। जेट स्ट्रीम जो बहती है, जेट हवाएं जो चलती हैं वहां पे, उसको चलने के पीछे कारण क्या है, ये चीज के बारे में आप इसी वायुदाब से समझ जाएंगे। वायुदाब में उसके बारे में विस्तृत चर्चा की गई है कि यहाँ पर जेट स्ट्रीम चलती क्यों है, चलने की पीछे वजह क्या है। हमारा वो टॉपिक नहीं, हम उस पर बात नहीं करने वाले अभी। अभी आपको सिर्फ इतना बताना चाह रहे हैं कि वायुदाब क्या होता है। वायुदाब की बात हमने किया तो हमने कहा क्या, अर्थ सरफेस से जैसे ऊपर जा रहे हैं चीजों में कमी हो रही है। यहां डेफिनेशन में आपने पढ़ा क्या, एकांक क्षेत्रफल पर आरोपित। एकांक क्षेत्रफल का मतलब किसी एक यूनिट को ले लेंगे। जैसे हम मान लेते हैं एग्जाम्पल, इसी वायुमंडल का आपने 1 सेंटीमीटर ले लिया, ठीक है। 1 सेंटीमीटर ले लिया, ये कहां से लिया आपने? सरफेस से, यानी धरातल से। अब धरातल से ऊपर इसी 1 सेंटीमीटर के एरिया में ऐसे ऊपर जा रहे हैं, पूरे वायुमंडल द्वारा 1 सेंटीमीटर के एरिया में जो वहां पे दबाव आरोपित हो रहा है, उसी दबाव को क्या कहेंगे? वायुदाब। बात क्लियर हुई? यानी इस 1 सेंटीमीटर एरिया पर जो 1 सेंटीमीटर एरिया है, इसी को हम क्या कहेंगे? एकांक क्षेत्रफल। क्या कहेंगे? एकांक क्षेत्रफल। और इसी एकांक क्षेत्रफल पर आप ऊपर जा रहे हैं, यानी क्षोभ मंडल से ऐसे ऊपर जा रहे हैं, पूरे 1 सेंटीमीटर पे जो दबाव आरोपित हो रहा, उसी को क्या कहेंगे? वायु दाब। ठीक है। अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि हमने तो यहाँ पे कह दिया कि एकांक क्षेत्रफल पर जो दबाव आरोपित होगा उसी को वायुदाब कहेंगे। दोस्तों, आपको पता है टेम्परेचर जो है, तापमान जो है, दबाव को प्रभावित करता है। प्रभावित कैसे करता है? अब जब यहां पर हम बात करेंगे, जैसे ये आपका अर्थ है, ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। यहां पर अगर हम बात करें, ये 23.5 डिग्री क्या है? नॉर्थ है। इसकी बात करें 23.5 डिग्री कितना है? साउथ। इसी को कहेंगे कर्क रेखा, ये मकर रेखा, और ये अक्षांश रेखा या भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, जो भी कह लें, तीनों बात एक ही। ठीक है। अब यहां पर देखेंगे एकांक क्षेत्रफल की जब हम बात कर रहे हैं, अगर हम विषुवत रेखा पर उसके दबाव को देखेंगे कुछ और होगा। क्यों? क्योंकि वहां पर तापमान की कंडीशन और होती है।
या जनरली अगर देख लें मोटे तौर पर, तो यहां से यहां तक की टेम्परेचर में टेम्परेचर ज्यादा ही होता है। यानी 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री जो साउथ तक की कंडीशन होती है, वहां पर टेम्परेचर ज्यादा ही होगा, वहां पर दबाव की स्थिति कुछ और होगी। अगर हम बात करें यहां से जब हम ध्रुवों की तरफ बढ़ेंगे, यहाँ पे क्या है 90 डिग्री है, कहाँ नॉर्थ का, यहाँ पे 90 डिग्री कहाँ पे है साउथ का। यहाँ पे जब हम बढ़ेंगे तो कंडीशन क्या होगी, यहाँ पे दबाव में चेंजिंग होगी। क्यों? क्योंकि वहां पर टेम्परेचर कम है, जब टेम्परेचर कम है तो दबाव परिवर्तित होगा। बात क्लियर है? इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए माध्य समुद्र तल को लिया जाता है। इसके लिए माध्य समुद्र तल को लिया जाता है वायुदाब के मापन के लिए आइडियल कंडीशन में। तो माध्य समुद्र तल पर जो वायुदाब का मापन किया गया है वो होता है आपका, ये डेटा आप याद रखिएगा, वो होता है 1013.25 मिली बार। एमबी का मतलब मिली बार। ये किसका है? माध्य समुद्र तल पर मीन सी लेवल पर वायुदाब का मापन। ठीक है। अब दूसरा सवाल यहाँ पे ये उठता है, ये जो मीन सी लेवल है क्या पूरे विश्व का एक ही, ये भारत का है ना? अगर किसी कंडीशन में जिस भी कंडीशन की मीन सी लेवल की बात आएगी इंडिया की, तो इंडिया के मीन सी लेवल की बात आएगी तो वो होता है क्या? चेन्नई। कहां से लिया जाता है? चेन्नई। इसके बारे में आप डिटेल पढ़ेंगे आगे, आगे इसकी जरूरत है, आगे इसको विशेष पढ़ाया जाएगा। अभी बस इतना दिमाग में रखिएगा, मीन सी लेवल जो माना जाता है भारत का वो चेन्नई से है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आई थिंक डेफिनेशन क्लियर होगा। देख लीजिए, किसी स्थान के कारण क्षेत्रफल पर आरोपित वायुमंडलीय स्तंभ के भार को वायुदाब कहते हैं, आपने देख लिया। वायुदाब का मानक मान कहां पर? माध्य समुद्र तल पर। माध्य समुद्र तल पर कितना हुआ? 1013.25 मिली बार। बात क्लियर हुई? इसी को आप जानते हैं ना, थर्मामीटर से भी मापा जाता है। थर्मामीटर में होता है क्या? पारा होता है, पारा वायुदाब मापी। अब हम जब पारे के वायुदाब मापी पर इसी वायुदाब को मापेंगे तो कितना होगा? ये 760 होता है, अगली स्लाइड में आपको मिल जाएगा। ये होता है 760 मिलीमीटर। कब? कब? यह होता है वायुदाब मापी, पारा वायुदाब मापी। देखिए, इन चीजों पर हम फोकस इसलिए कर रहे हैं, कई बार एग्जाम में सवाल डायरेक्ट पूछा जाता है, और जब डायरेक्ट पूछा जाता है तो आपके मन में कंफ्यूजन हो सकता है। ये सवाल जैसे पूछ लिया गया, पारा वायुदाब मापी पर वायुमंडलीय दबाव का मान कितना? 760 मिलीमीटर। आपको लगेगा इस साइंस का क्वेश्चन है, ज्योग्राफी का है ना, तो आप कंफ्यूजन मत पड़िएगा। आप चाहे साइंस का हो चाहे ज्योग्राफी का, ज्योग्राफी में इस टर्म को आया है तो आप ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग ही इसको सीखिए। आगे चलें। इसके बाद हम बात करते हैं, देखिए थोड़ा सा पीछे ले चलेंगे 1 मिनट के लिए। आपने पिछली कक्षा में पढ़ा था सूर्य तप, पढ़ा था। सूर्य तप के बाद क्या पढ़ा था? तापमान। यानी तापमान की जब हम बात कर रहे हैं, किसके तापमान की बात कर रहे हैं? वायुमंडलीय तापमान की। इसके बाद सूर्य तप हो चाहे तापमान हो, उसके बाद हमने पढ़ा था प्रभावित करने वाले कारक के बारे में। प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है दोस्तों, एक बात क्लियर है, आप किसी एक्टिविटी को जब पढ़ रहे हैं, किसी चीज को जब पढ़ रहे हैं, तो वो उसके कारण के बारे में पढ़ना बहुत जरूरी होता है ना? कारण के बारे में पढ़ना जरूरी क्यों है? जैसे आप आज आरओ की तैयारी कर रहे हैं, यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तैयारी करने के पीछे कारण क्या है? कुछ तो कारण होगा, कोई बात तो आपको आप में होगी जो आपने तैयारी करने का डिसीजन लिया है, तो उस कारण को आप ही जान रहे होंगे। फिलहाल सबका अपना निजी कारण होता है, अलग अलग। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे इस टॉपिक का कि यहाँ पे कारण क्या है वायुदाब को प्रभावित करने वाला। देखिए, यहाँ पे जो सूर्य तप का लगभग कारण था, वही कारण मिला था आपका तापमान में। कुछ चीजें ऐसी हैं जो दबाव में भी वही मिलेंगी, लेकिन कुछ चीजें अलग मिलेंगी, उसी के बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहला कारण है वायुदाब को प्रभावित करने वाला, वह है आपका तापमान। तापमान बढ़ने के साथ साथ वायुदाब में कमी आती है। एकदम दिमाग में बैठा लीजिएगा खूब अच्छे से, क्योंकि कारण प्रश्न में पूछता है, सीधे सीधे लोक सेवा आयोग में कई बार पूछा गया है। वायुदाब को प्रभावित करने वाले कारकों के संदर्भ में प्रश्न पूछा गया। कैसे पूछा गया? निम्नलिखित में से वायुदाब को प्रभावित करने वाले कौन से कारक नहीं है? ये चीज आपको जो प्रश्न मिलेगा, प्रश्न में आप ये डिटेल खूब अच्छे से ध्यान दीजिएगा। जहां पर नहीं आया पहले उसको अंडरलाइन कर दीजिएगा, क्योंकि ये कंफ्यूजन होता है। आपने याद करके गया, आपने पढ़ के गया, आपने कॉन्सेप्ट क्लियर करके गया, वायुदाब को प्रभावित करने वाला कारक कौन कौन से हैं, लेकिन प्रश्न में दिया है नहीं है। और कौन कौन से है में से जो फैक्ट आपको सबसे पहले याद आया उसी पर आप टिक लगा के चले आए, क्वेश्चन आपका हो गया गलत। इसलिए नहीं पर आप विशेष फोकस करिएगा। अगर क्वेश्चन में नहीं दिया गया है, नेगेटिव दिया गया,
उसको आप विशेष रूप से नोटिस करिएगा। हम यहाँ पे बात करें वायुदाब को प्रभावित करने वाले कारकों में पहला कारक क्या है? तापमान। तापमान बढ़ने पर वायुदाब में कमी आती है। अब देखिए, इसको याद रखने के लिए इतना रखने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे समझ लीजिएगा कि टेम्परेचर जब बढ़ेगा, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा? एयर प्रेशर, एयर प्रेशर घटेगा, है ना? एयर प्रेशर घटेगा, ठीक है। इस एरो से आप समझिएगा, टेम्परेचर ऊपर गया तो प्रेशर नीचे हुआ। बात क्लियर है? कैसे ये क्यों होता है, थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे आप देखते हैं, अगर किसी बर्तन में मान लीजिए पानी ही रखा है, क्या रखा है? ये वाटर है, वाटर है। नीचे से आपने टेम्परेचर दिया, कुछ जलाया, जब नीचे से आप टेम्परेचर दे रहे हैं, क्या होता है? वाटर बॉयल होता है। जब बॉयल होता है, जाहिर सी बात, ये जहां तक था, मान लीजिए इस एरिया तक था, तो ये क्या होगा? कुछ बढ़ता है। बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? बढ़ा क्यों? क्योंकि आपने तापमान दिया, तापमान दिया तो उसके आयतन में वृद्धि हुई, है ना? वो बढ़ा। बढ़ने का मतलब ये ज्यादा स्थान घेरा। जब ज्यादा स्थान घेरा तो इसका जो प्रभाव था वो नहीं रहा। यही कंडीशन गैस में भी होती है। अगर किसी भी चीज को आप हीट कर रहे हैं, गैस को ही अगर आप हीट करेंगे, हीट करने पर क्या होगा? वो एक्सपेंड होगी, फैलेगी। फैलने की कंडीशन यहाँ पे, तो जैसे ये बर्तन है, बर्तन की आकृति में फैली, गैस का निश्चित आयतन आकार तो होता नहीं है। ऐसी कंडीशन में क्या होता है? जब गैस को आप टेम्परेचर देंगे तो फैलती है। फैलने का मतलब वो क्षैतिज दिशा में भी फैलेगी और ऊर्ध्वाधर दिशा में भी फैलेगी, यानी सभी संभव दिशाओं में, चारों दिशाओं में वो फैलेगी। जाहिर सी बात है, जब तापमान आप बढ़ा रहे हैं, वो चारों दिशाओं में फैल रही है, तो जो दाब आरोपित कर रहा है, उस दाब की मात्रा में कुछ कमी होगा। कहने का मतलब, तापमान और वायुदाब सीधे सीधे एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है, यानी टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा। दूसरे कारक के बारे में हम बात कर ले रहे हैं, ऊंचाई। ऊंचाई में वृद्धि के साथ यहाँ पे तापमान नहीं होगा भाई, वायुदाब होगा। लगता है मेरा टाइपिस्ट नींद में टाइप किया था। ऊंचाई में वृद्धि के साथ वायुदाब में कमी आती है। कैसे? इसके दो कारण होते हैं। पहले कारण को हम समझते हैं। पहला कारण क्या है? ऊंचाई में वृद्धि के साथ तापमान में कमी आती है, इसका पहला कारण क्या है? जैसे मान लीजिए, यही वायुदाब मापी आप इसी एरिया पर ले रहे हैं, है ना? ऊंचाई, जैसे यहां पर जब वायुदाब आप माप रहे हैं, तो जाहिर सी बात है, यहां पर ज्यादा क्षेत्र का दबाव पड़ रहा था आपके ऊपर। अब अगर हम वायुदाब के, अगर हम जैसे इस जगह के अलावा इस जगह पर अगर हम वायुदाब का मापन करें, इस जगह पर मापन करेंगे, जाहिर सी बात है, आप और ऊपर गए हैं, जितना ऊपर जाना प्रेशर कम पड़ेगा, क्योंकि जितनी एरिया तब थी उससे कम एरिया है। पहला कारण तो ये हो गया। दूसरा कारण क्या होता है? ऊंचाई में वृद्धि के साथ तापमान में जो कमी आती है, पहला कारण तो ये हो गया। दूसरा कारण क्या होता है? दूसरा कारण ये होता है कि जैसे जैसे आप ऊंचाई में वृद्धि करते हैं, तापमान में कमी आती है ना? आपने ये तो पढ़ा है कि जैसे ऊंचाई में वृद्धि होती है, तापमान में कमी आती है। और अभी पिछले स्लाइड में आपने पढ़ा था, तापमान में जब कमी होगी तो वायुदाब में वृद्धि होगी। तो यहाँ पर जैसे ऊंचाई में वृद्धि हो रही है, ऊंचाई में वृद्धि हो रही है, तो तापमान में चेंजिंग होगी, आप दिमाग में रखिएगा, क्योंकि वो वृद्धि होगी कमी होगी तो बाद में डिसाइड करेंगे, ठीक है? तो आप दिमाग में रखिए, क्या? ऊंचाई में वृद्धि के साथ वायुदाब में कमी होती है। दूसरा फैक्ट हो गया। आगे हम बात करते हैं तीसरे कारण के बारे में, जलवाष्प। अगर वायुमंडल में जलवाष्प ज्यादा है तो वायुदाब की मात्रा कम होगी। एक कैसे कम होगी? क्योंकि जलवाष्प जो है, वायुमंडल में अधिक जलवाष्प होने पर, अधिक जलवाष्प होने पर वायुदाब में कमी होती है। कारण क्या है इसका? क्योंकि जलवाष्प वायु से हल्की होती है। बात क्लियर हुई? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना यहाँ पे? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना यहाँ पे? हम बात कर रहे हैं किसकी? कि वायुमंडल में अगर अधिक जलवाष्प की मात्रा होगी, ऐसी कंडीशन में भी वायुदाब में कमी होगी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो जलवाष्प होती है, वो सिंपली, जो सिंपल एयर होती है, गैस होती है, उससे हल्की होती है। हल्की होगी,
ऊपर फैलेगी, इधर फैलेगी। जब फैलेगी कहने का मतलब जो दबाव आरोपित हो रहा है उसकी मात्रा कुछ कम होगी। यही कारण होता है विषुवत रेखा पर, क्योंकि विषुवत रेखा पर जलवाष्प की मात्रा ज्यादा होती है। ज्यादा क्यों होती है? क्योंकि इक्वेटर पे, ये आपका इक्वेटर है 0 डिग्री, यहां पर क्या है, ये 23.5 डिग्री, ये 23.5 डिग्री नॉर्थ है और 23.5 साउथ है। यहाँ पे क्या है, इन दोनों के बीच सूर्य हमेशा लंबवत चमकता है, नहीं साल में एक बार लंबवत जरूर चमकता है। हम बात कर रहे हैं इक्वेटर की, यही इक्वेटर है आपका। यहाँ पर जब सूर्य लंबवत चमक रहा है, यहाँ की एक कंडीशन आपने और पढ़ा है, यहाँ पे वर्षा ज्यादा होती है। वर्षा ज्यादा होगी, बादल ज्यादा बनेंगे, है ना, जलवाष्प की मात्रा ज्यादा होगी। और इसी जलवाष्प की मात्रा के ज्यादा होने के कारण, संवहन धाराओं के कारण यहाँ पर अधिकतम तापमान न मिलकर कर्क एवं मकर रेखा के पास मिलता है। ये बात आपने पीछे भी पढ़ा है और आगे भी बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे जब जलवाष्प की मात्रा ज्यादा हो रही है, जाहिर सी बात है जब यहाँ पे जलवाष्प की मात्रा ज्यादा होगी तो वहां पे वायुदाब का प्रभाव कम होगा। बात क्लियर है? इसीलिए विषुवत रेखा को क्या कहते हैं? विषुवत रेखी निम्न वायुदाब पेटी। अभी आगे आप देखने वाले हैं इस बात को। आगे हम बात करते हैं अगले कारण का, गुरुत्वीय त्वरण की बात कर लेते हैं। जी का मान बढ़ेगा, यानी अगर जी का मान बढ़ रहा है तो क्या होगा, वायुदाब व वायुमंडल का मान, सॉरी ये नहीं है, वायुदाब का मान बढ़ जाता है। आप ऐसे पढ़ लीजिए बस, वायुदाब बढ़ेगा। बात क्लियर है? जैसे जैसे जी का मान बढ़ेगा वायुदाब का मान बढ़ेगा। वायुमंडलीय दबाव पढ़ना लिखना था तो वो वायुदाब लिख दिया, चलो कोई बात नहीं। यहाँ पे जी का मान जैसे बढ़ेगा वायुदाब का मान बढ़ेगा। कैसे समझते हैं? जब विषुवत रेखा पर आप होंगे, क्योंकि विषुवत रेखा पर जी का मान कम होता है, यानी गुरुत्वीय त्वरण का मान कम होता है, इसलिए भी यहाँ पे वायुदाब की मात्रा क्या होती है, कम होती है। कंफ्यूजन नहीं पालिएगा भाई, ऐसे आप समझिएगा, जी का मान जब बढ़ेगा तो वायुदाब का मान बढ़ेगा। अभी इसके बारे में आप डिटेल समझने वाले हैं कि कैसे हम विषुवत रेखा से जब हम ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी के मान में परिवर्तन होता है, और जब जी के मान में परिवर्तन होता है तो दबाव में क्या परिवर्तन होता है, आप इसके बारे में सीखने वाले। आप यहाँ पे सिर्फ यहाँ से इतना ही समझिएगा, जैसे जैसे गुरुत्वीय त्वरण जी का मान बढ़ेगा वायुदाब का मान बढ़ेगा। आगे बढ़े, चलिए अपकेंद्री बल की बात कर ले रहे हैं। इसे अंग्रेजी में कहेंगे हम सेंट्रीफुगल फोर्स। सेंट्रीफुगल फोर्स की बात करते हैं। अपकेंद्री बल का मान बढ़ने पर वायुमंडलीय वायुदाब का मान बढ़ जाता है। कैसे बढ़ता है हम बात कर लेते हैं। पहले ये समझ लीजिएगा कि ये सेंट्रीफुगल फोर्स क्या होता है। इसे अपकेंद्री बल कहते हैं, और एक बल और भी इसे कहते हैं केंद्रापसारी, केंद्रापसारी बल। या देखिए इसके नाम से ही स्पष्ट है कि केंद्र पर लगने वाला जो बल है उसी को हम क्या कहेंगे, केंद्रापसारी बल। आप समझिएगा एक एग्जांपल के तौर पर, जैसे आपने बचपन में एक चीज खेला होगा कि रस्सी में कोई कंकड़ वगैरह आपने बांध दिया, बांधने के बाद आप ऐसे इसको नचा रहे हैं, नचाने के बाद क्या है, एक सिचुएशन ऐसी आ जाएगी कि आप यहाँ पे पकड़े, हल्का सा फोर्स लगा है, उसके अलावा आपके चारों तरफ वो फंस रहा है ना। तो यहाँ पर उस कंकड़ के द्वारा इस केंद्र पर जो बल लग रहा है, यानी जहां पे आपने रस्सी को या धागे को पकड़ा है, उसी बल को हम कहते हैं केंद्रापसारी बल, यानी सेंट्रीफुगल फोर्स, ठीक है, या अपकेंद्री बल। अब इसका प्रभाव वायुदाब पे क्या पड़ता है आप समझिएगा। पृथ्वी पर आप देखें एक चीज, ये आपका सेंटर है, यहां पर केंद्रापसारी बल का मान क्या होगा, ये मैटर करता है, ठीक है। इसके अलावा अभी हम बात करेंगे यहां पर कोरियालिस बल का मान क्या होगा, इसके बारे में बात करते हैं। यहां पे कहा गया अपकेंद्री बल का मान बढ़ने पर, यानी केंद्रापसारी बल का मान बढ़ने पर वायुमंडलीय वायुदाब का मान बढ़ जाता है। आप ऐसे समझिएगा, अपकेंद्री बल बढ़ेगा, अपकेंद्री बल बढ़ेगा तो क्या होगा, वायुदाब भी बढ़ जाएगा, वायुदाब का मान बढ़ जाएगा। बात क्लियर है? गुरुत्वीय त्वरण भी बढ़ा तो वायुदाब बढ़ा, केंद्रापसारी बल बढ़ा तो वायुदाब बढ़ा। आगे अगले पॉइंट की चर्चा कर लेते हैं, कोरियालिस बल, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है। बेहद इंपॉर्टेंट कैसे है इसके बारे में हम बात करते हैं। ये कोरियालिस बल होता क्या है, देखिए
पृथ्वी, आपको पता है पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करती है लगातार, और 24 घंटे में एक घूर्णन पूरा कर लेती है ना। बात क्लियर है? 24 घंटे में जो एक घूर्णन पूरा कर लेती है उसकी दिशा की हम बात करें कैसे होती है, वेस्ट टू ईस्ट ही होती है। और ऐसी कंडीशन में उसके घूर्णन के कारण उसकी सतह पर एक बल उत्पन्न होता है, इसी बल का नाम है कोरियालिस बल। बात यह आती कोरियालिस बल इसे क्यों कहा गया? कोरियालिस बल इसलिए कहा गया क्योंकि एक फ्रांसीसी गणितज्ञ थे, कौन, यहीं लिख दे रहे हैं, एक फ्रांसीसी थे, फ्रांसीसी गणितज्ञ। इस बल के बारे में खोज इन्होंने किया था, फ्रांसीसी महोदय ने। इसी फ्रांसीसी महोदय के नाम पर, यानी फ्रांसीसी महोदय कोरियालिस के नाम पर इस बल का नाम रख दिया गया कोरियालिस बल। बात क्लियर हुई? यानी पृथ्वी के घूर्णन के कारण पृथ्वी की सतह पर एक प्रकार का विक्षेपक बल उत्पन्न होता है, इसी विक्षेपक बल को कोरियालिस बल कहते हैं। इसकी खोज फ्रांसीसी गणितज्ञ कोरियालिस ने किया था, इन्हीं के नाम पर इस बल का नाम रखा गया क्या, कोरियालिस बल, कोरियालिस फोर्स। ठीक है। अब कोरियालिस बल का इतना इंपॉर्टेंट रोल होता है जलवायु को समझने में, वनस्पतियों के वितरण के समझने में, अभी आप आगे सीखेंगे इसका कितना ज्यादा रोल होता है। इसके पहले रोल की चर्चा हम थोड़ी सी यहाँ पे कर दे रहे हैं। आपने एक चीज पढ़ा होगा आगे कि पृथ्वी जो है, सॉरी, पृथ्वी की धरातल पर पवन तथा जलधाराएं बहती। आपने पढ़ा है, पवन के बारे में पढ़ा ही होगा। अभी कैसे बहती इसके बारे में यहाँ पढ़ने वाले। आपने सुना होगा पछुआ पवन, व्यापारिक पवन के बारे में, ध्रुवीय पवनों के बारे में नाम तो सुना होगा, नहीं सुना होगा तो यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे जो पवनों की बात करते हैं, इसके अलावा जलधाराओं की जब हम बात करते हैं, जलधाराओं के बारे में आपने क्या पढ़ा, गर्म जलधाराओं के बारे में पढ़ा है, ठंडी जलधाराओं के बारे में पढ़ा है। इन सब चीजों के बारे में जो चर्चा किया है आपने, इसके दिशा को जो बताने वाला नियम है, इसी नियम को कहा गया क्या, फेरल का नियम। और ये फेरल का नियम किस आधार पर बताया गया, इस कोरियालिस बल के आधार पर बताया गया, इसीलिए इसका नाम रखा गया क्या, फेरल का नियम। इसके बारे में आप डिटेल पढ़ने वाले हैं जब आप क्लाइमेट का डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे। ठीक है। इस नियम के अनुसार, फेरल के नियम के अनुसार, जो नॉर्थ हेमिस्फीयर है यानी उत्तरी गोलार्ध है, आप यहां से देखिएगा, ये नॉर्थ हेमिस्फीयर है और ये सदर्न हेमिस्फीयर है। नॉर्थ हेमिस्फीयर में ये क्लॉकवाइज मूव करती, कौन, पृथ्वी, सॉरी, ये पवन है, पवन और जलधाराओं की जो दिशा है वो नॉर्थ हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज होती है। कैसा होता है, क्लॉकवाइज। अब क्लॉकवाइज को तो बताना नहीं कि जो घड़ी की सुइयों की दिशा में गति करता है उसी को कहते हैं क्लॉकवाइज। और इसी नियम के अनुसार सदर्न हेमिस्फीयर में देखेंगे, सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, ये जो पवन और जलधाराएं हैं ये एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं। ठीक है। इसके बारे में आप डिटेल वायुदाब पेटियों को हम आगे पढ़ रहे हैं, उसमें चर्चा करेंगे। आई थिंक यहां तक बात क्लियर हो गई। आपने क्या क्या सीखा आज वायुदाब के बारे में, वायुदाब को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में। इन कारकों में आपने एक चीज सीखा था, कोरियालिस बल और फेरल के नियम के बारे में। आई थिंक यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी, समझ गई होगी। और इसी के आधार पर यहाँ पे ये टॉपिक खत्म होता है। अगले दिन हम चर्चा करने वाले हैं वायुदाब पेटियों के बारे में। तो मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ओके।